नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ करिश्मा राय तंवर और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम। महाराष्ट्र में राजनीतिक समीकरण में बड़े फेरबदल के बाद अब बिहार में भी इसी तरीके के फेरबदल की खबरें निकल के सामने आ रही है। बिहार में भी सियासी उलटफेर की सुगबुगाहट तेज हो गई है। बीजेपी की ओर से दावा किया जा रहा है कि जेडीयू के कई नेताओं में आरजेडी और जेडीयू के गठबंधन के खिलाफ रोष है, जिसकी वजह से जल्द ही जेडीयू में भी दो धड़ों में बढ़ सकती है। दरअसल बिहार के सीएम नीतीश कुमार अपने विधायकों से अलग अलग मुलाकात कर उनसे कई मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं। इसी को लेकर बीजेपी ने दावा किया है कि जेडीयू के कई नेता आरजेडी के साथ गठबंधन से नाराज हैं और पार्टी दो गुट में विभाजित हो सकती है। और खाली अजीत पवार ही नहीं तो कल कुछ दिनों में बिहार में भी इसी तरह का बंड हो सकता है, क्योंकि माननीय नीतीश कुमार जी के निर्णय पर लोग और उनके एमएलए नाराज है। और जिस तरह मतलब आरजेडी छोड़कर वो बीजेपी के साथ आए, माननीय नरेंद्र मोदी जी ने बीजेपी के 77 एमएलए और आरजेडी के मतलब आरजेडी को छोड़कर आने के बाद जब उनके 45 एमएलए चुनकर आए थे नीतीश कुमार जी के, उसके बावजूद भी मतलब उनको मुख्यमंत्री पद दे दिया था, लेकिन कुछ दिनों के बाद वो फिर आरजेडी के पास चले गए। तो इसीलिए एमएलए में विधायकों में नाराजी है और बिहार में भी इसी तरह का बंड हो सकता है। विधायक को मिलाकर आज तक तो 13 साल में विधायकों को 2-2 महीना समय तक नहीं दिया उन्होंने। और अब देखेंगे तो जो विधायक जो लग रहा है एक खास वर्ग विशेष के लोग हैं, उन्हीं लोगों को बारी बारी से बुलाकर बातचीत की जा रही है। उनको डर है कि जनता दल का तो कोई भविष्य बचा नहीं, जनता दल युद्ध तो 2024-25 आते आते खत्म हो जाएगी, तो उनके विधायकों में भगदड़ ना मचे, उसको रोकने के लिए सारी कवायद हो रही। तो वहीं जेडीयू नेताओं में नाराजगी और पार्टी के दो गुटों में टूटने की अटकलों के बीच कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि नीतीश कुमार की एनडीए में वापसी हो सकती है। आपको बता दें कि कुछ ही दिनों पहले राज्यसभा के उपसभापति और नीतीश के साथी हरिवंश ने पटना में उनसे मुलाकात की थी, जिसके बाद से नीतीश के एनडीए में जाने की सुगबुगाहट तेज हो गई। और क्योंकि हरिवंश नीतीश और पीएम मोदी दोनों के करीबी माने जाते हैं, हालांकि बीजेपी सांसद सुशील मोदी का कहना है कि नीतीश के लिए एनडीए के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं, लेकिन राजनीति में कब क्या हो जाए कोई कुछ नहीं कह सकता। लेकिन नीतीश कुमार के बारे में तो पहले ही अमित शाह जी ने साफ कर दिया है कि किसी कीमत पर नीतीश कुमार को हम स्वीकार नहीं करेंगे, और सिर्फ वो नाक भी रगड़ेंगे आकर बीजेपी के दरवाजे पर, तो भी बीजेपी कभी नीतीश कुमार को स्वीकार नहीं करेगी। बहुत हो गया, आपको 17 साल हम लोगों ने ढोया, अब बीजेपी नीतीश कुमार को न तो स्वीकार करेगी और नहीं ढोने के लिए। तो चलिए अब ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं कि कब कब नीतीश कुमार ने पलटी मारी है और एक पार्टी से दूसरी पार्टी के साथ उन्होंने गठबंधन किया है। तो इसमें सबसे पहले आपको बता दें कि पहली बार 1998 में बीजेपी से गठबंधन किया था नीतीश कुमार ने, और इसके बाद जून 2013 में उन्होंने 17 साल पुराना नाता बीजेपी से तोड़ दिया और जून 2013 में उन्होंने आरजेडी के साथ हाथ मिला लिया था और बीजेपी से अपना गठबंधन तोड़ दिया था। इसके बाद 2015 में आरजेडी के साथ महागठबंधन नीतीश कुमार ने बनाया था और वहीं 2017 में महागठबंधन में दरार पड़ गई और उसके बाद एक बार फिर से नीतीश कुमार ने 2017 में बीजेपी का हाथ थाम लिया। वहीं 2020 में बीजेपी से फिर से नीतीश कुमार की मतभेद हुई और इसके बाद उन्होंने मतभेद के बाद एनडीए से गठबंधन से वो बाहर हो गए और फिर भी एनडीए में जाने की अटकलें अब एक बार फिर से तेज हो चुकी हैं। तो नीतीश कुमार कभी आरजेडी तो कभी बीजेपी, उनका ये सफर चलता ही रहता है और अब एक बार फिर से ये अटकलें तेज हो चुकी हैं कि वो बीजेपी के साथ जा सकते हैं। चलिए, इसी बीच एनसीपी के नेता शरद पवार की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। क्या कुछ कह रहे हैं आपको दिखाते हैं। काँग्रेस मध्ये 2 विभाग झाले, इंदिरा काँग्रेस, स्वर्ण सिंग काँग्रेस। त्याच्यामध्ये आमची खून गेली, वडील दुरी दोघांची गेली, मग आमची खून झाली गाय वासू। कदाचित काही लोकांना माहीत असेल, गाय वासू, हा सत्य के नका विसरू,
त्याच्यानंतरच्या काळामध्ये सरकार आणि त्याच्यानंतरच्या काळामध्ये हात आला पंजाब आणि त्याच्यानंतर घड्याळ आला. आता आम्ही असतात घड्याळावर लढलो, हातावर लढलो, चरख्यावर लढलो, गायवासूर लढलो, काय कशात काही कमतरता नाही. त्यामुळे कोणी सांगत असेल की चिन्ह आम्ही घेऊन जाऊ, चिन्ह जाणार नाही, जाऊन देणार नाही, पण चिन्ह घेऊन जायचं असं तर कुठल्याही चिन्ह असतं जोपर्यंत सामान्य माणसाच्या जोपर्यंत सामान्य माणसाच्या अंतःकरणामध्ये त्या पक्षाचा विचार आणि कार्यकर्त्याची भूमिका सखोल तोपर्यंत काही चिंता करण्याचं कारण नाही. या ठिकाणी मी आपल्या सगळ्यांना सांगू इच्छितो. आज अनेक गोष्टी सांगता येतील. मी काही विचारांना त्यांच्याबद्दल काही भाष्य करू इच्छित नाही. आज काही लोकांनी भाषणं केली, माझ्याबद्दलही काय बोलले, पण बोलताना एक सतत सांगत होते की आमचे गुरु आहेत. तुम्ही आज जर आमच्या काही मित्रांचं एक वेगळं काही बैठक झाली, मेळावा झाला, त्या सगळ्याच्या पाठीमागचे फोटो बघितले. त्या फोटोत सगळ्यात मोठा फोटो होता माझा. आज मुंबईमध्ये सुद्धा अनेक ठिकाणी फोटो लावली, त्याच्यात फोटो माझा. त्यांना माहिती आहे की आपलं नाणं चालणार नाही, त्यामुळे जे नाणं चालेल ते चालणारं नाणं घेतलं पाहिजे. कारण त्यांचं नाणं खरं नाही, खंड त्यांना वाजत नाही, हे नाही लोक ओळखतील. त्यामुळे नको की अडचण जाऊन त्या ठिकाणी फोटो दाखवा पाहिजे. अनेकांनी सांगितलं, काही लोकांनी भाषणं केली. याचा उल्लेख या ठिकाणी आत्ता केला जयंतरावनी. पांडुरंग वेगळे येऊन देत नाही, कसे वेगळे कसं काय. पांडुरंगाच्या दर्शनाला या देशात या राज्यात कोणी थांबवू शकत नाही. त्याला पंढरपूरला जावं लागतं असं नाही. आज महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यामध्ये वाडीमध्ये लोक जातात, उन्हातान्हात जातात, दगडात धोंड्यातनं जात असतात. अंतःकरणामध्ये एकच भावना असते की पांडुरंगाचं दर्शन घ्यावं. आणि पंढरीला पोचल्याच्या नंतर मंदिरात सुद्धा जाता येत नाही, बाहेरून वर कळसाला नमस्कार करतात आणि आनंदाने परत जातात. आणि त्यामुळे ही अवस्था आपल्या सगळ्यांच्या समोर आहे. आणि त्यामुळे पांडुरंग म्हणायचं, आणखीन काय काय म्हणायचं, गुरु म्हणायचं आणि आमच्याकडे दुर्लक्ष झालं असं सांगायचं. अशी गमतीची गोष्ट मला आठवत आहे. असेच एक नेते दुर्दैवानं तुरुंगात गेले, राहिले तिथं काहीतरी वर्ष 6 महिने. जे काही प्रयत्न करायचे होते ते प्रयत्न झाले, सुटका झाली, निवडणुका आल्या. मला काही लोकांनी सांगितलं की 1.5-2 वर्ष तुरुंगात राहिले, अजून खटला संपला नाही, त्यांना संधी देऊ नका, निकाल लागे होईल. नाही म्हणजे हे चालणार नाही, त्यांचा अन्याय झाला असं आम्हाला वाटतं आणि त्या अन्यायामुळे त्यांना आज बसावं लागलं. अशा वेळेला कार्यकर्त्याला, सहकार्याला मी तोंडशी फसवून देणार नाही. माझा पक्ष त्याच्या मागे उभा राहील. पुन्हा तिकीट दिलं, सरकार आलं आणि मंत्रिमंडळामध्ये शिवाजी पार्कला शपथ घेताना पक्षाच्या वतीनं 2 लोकांची नावं द्यायची होती. पहिलं नाव त्यांचं दिलं, ही भूमिका घेऊन घेतली. आणि आज मला आठवतं 3 दिवसाच्या पूर्वी सकाळी मला फोन आला आणि फोन आल्याच्या नंतर मला चाललंय काय चाललंय सगळं.
आज उन्होंने अपने विधायकों के साथ अहम बैठक की और बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नजर आए। बढ़ते आगे बात करते हैं बिहार की कि किस तरीके से नीतीश कुमार की बीजेपी में शामिल होने की अटकलें तेज हैं। और इसी के साथ आपको बता दें कि नीतीश कुमार अंतरात्मा से फैसले लेने के लिए जाने जाते हैं। नीतीश कई दफा एनडीए से नाता तोड़कर दूसरी पार्टियों के साथ सरकार बना चुके हैं। तो इसी पर ज्यादा चर्चा करेंगे कि क्या एक बार फिर से नीतीश कुमार बीजेपी के साथ गठबंधन कर सकते हैं। और इस पर चर्चा करने के लिए तमाम मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। और इस दौरान बीजेपी से हमारे साथ बीनू मेनन जी बने हुए हैं, वहीं जेडीयू से हमारे साथ राजेश तिवारी जी बने हुए हैं और वरिष्ठ पत्रकार भी थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। तो आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले राजेश तिवारी जी, मैं आपके पास आऊंगी क्योंकि अटकलें तेज है कि नीतीश कुमार एक बार फिर से बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। और बीजेपी नेताओं की तरफ से ही ऐसा दावा किया जा रहा है कि जेडीयू आरजेडी में फूट पड़ने वाली है। क्या कहेंगे, क्या स्टैंड है आपका इस पे? देखिए करिश्मा जी, हकीकत ये है कि ये पूरी अफवाह है, इसमें कहीं कोई सच्चाई नहीं है। और अब ये बताइए कि जिसको टूटना है उसके एक भी हमारे न कार्यकर्ता, न विधायक, न कोई मंत्री, न कोई सांसद या न कोई पार्टी पदाधिकारी, कोई कुछ नहीं बोला है, कहीं कुछ नहीं है। सब एक्सेप्ट है, सब माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के प्रति आस्थावान है। लेकिन जिसको आरोप लग रहा है, जो अपने आप को अफवाह फैला रहा है, और फैलाने वाला कौन है? सुशील कुमार मोदी जी, जो खुद जो है भाजपा में मार्गदर्शक मंडल में चले गए हैं, जिनका कहीं कोई वो आता पता नहीं है। यहाँ तक कि बिहार के राजनीति में वो एकदम साइडलाइन हो गए हैं। और वो कह रहे हैं कि संपर्क में है। उनसे कौन संपर्क में? उनसे तो भाजपा के नेता ही आज के डेट में इतना दूरी बना लिए हैं कि संपर्क का कोई सवाल नहीं उठता है कि उनसे कोई संपर्क में। वो अपना राजनीतिक चमकाने के लिए, अपने जो है बड़े मोदी जी को खुश करने के लिए इस तरह के आरोप प्रत्यारोप लगा करके किसी तरह से अपना कुर्सी बचाने में कामयाब हो रहे हैं। लेकिन कहीं कोई सच्चाई नहीं है। महागठबंधन माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बनाया है और महागठबंधन में हम लोग सब कोई खुश है और महागठबंधन विकास के अग्रसर है। इसलिए इस तरह का अफवाह पर हम लोग खुद ध्यान नहीं देते। हमारे नेता आज माननीय मुख्यमंत्री जी पूरा काम कर रहे हैं, पूरा निरीक्षण कर रहे हैं यहाँ गंगा ब्रिज से लेकर के सब कामों में। और जहां तक ये बैठकें की बात है, मैडम, ये 4-5 दिन से बैठक चल रही है। सभी लोगों से मिलते हैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, यहाँ तक कि विधायकों से मिलते हैं, कार्यकर्ता पार्टी ऑफिस आकर के हमेशा पदाधिकारियों से, पार्टी पदाधिकारियों से मिलते हैं। लेकिन चूंकि भाजपा को एक अफवाह फैलाना है, ये तो सिर्फ अफवाह पार्टी, झूठा पार्टी है ये बीजेपी। तो इसलिए इस तरह का अफवाह फैला करके, और ये चाह रहे हैं कि किसी तरह से हम इस तरह का अफवाह फैला करके कामयाब हो जाए। लेकिन ये बिहार है, ये कामयाब नहीं होंगे। और बीजेपी पर ही इसका उल्टा सुशील असर मोदी की होता है। तरफ से तो ऐसा कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार, जिनसे उनके विधायकों को मिलने में सालों लग जाते थे, महीनों इंतजार करना पड़ता था विधायकों को, आज उनके साथ 1-to-1 मीटिंग कर रहे हैं। तो क्या अपने विधायकों के समर्थन को जुटाने की कोशिश कर रहे हैं या कुछ अंदर खाने और चल रहा है? कोई अंदर खाने में मैडम नहीं चल रहा है। यहाँ नीतीश कुमार जी से सभी विधायक मिलते हैं, यहाँ तक कि हम लोग पार्टी कार्यकर्ता तक मिलते हैं और खुद आकर के वो कार्यालय में, कर्पूरी सभागार में आकर के मिलते हैं। ये बड़े मोदी जी के बारे में हो सकता है कि नाम भूल गए हो, उनको जो है नरेंद्र के जगह नीतीश आ गया हो नाम, ठीक है, इसलिए वो बार बार बोल देते हैं। लेकिन हकीकत ऐसा कहीं कुछ नहीं है। हमारे नेता हमारे कार्यकर्ता से, पार्टी पदाधिकारी से, विधायक एमपी सबसे मिलते हैं। ठीक है, बीनू मेनन जी इसका जवाब दीजिए, क्योंकि इस बात को हमने बार बार सुना है। जितनी बार भी अमित शाह बिहार पहुंचे हैं, उन्होंने सीधे तौर पे यही कहा है कि नीतीश कुमार के लिए बीजेपी के जो दरवाजे हैं वो हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। 5 बार का वो दौरा कर चुके हैं पिछले 10 महीने में, जब से नीतीश कुमार की नई सरकार बनी है। लेकिन ये भी दिलचस्प बात है कि अभी हाल ही में जब वो गए थे 29 तारीख को, तो उन्होंने इस बात का जिक्र नहीं किया। 29 जून को उन्होंने एक बार भी नहीं कहा कि बीजेपी के दरवाजे नीतीश कुमार के लिए बंद हो चुके हैं। तो क्या इससे समझे कि दरवाजे खुल रहे हैं अब धीरे धीरे? हमारे साथी बता रहे कि उनसे कोई नाराज नहीं है, सबसे मिलते हैं। तो उपेंद्र जी जेडीयू छोड़कर क्यों गए? उनका सीधा सीधा आरोप था कि नीतीश कुमार जी समय नहीं देते हैं, अपने एमएलए एमपी से मिलने के लिए भी सालों लगा देते हैं, तब जाके मिलते हैं। और अब जाके इनके अंदर क्या पता नहीं क्या चेतना आई कि सारे एमएलए और एमपी से 1-to-1 बातचीत कर रहे हैं। और ये मोदी नीति ये हम पर आरोप लगा रही है, हमारा आंकलन है।
ये तो चिराग पासवान जी ने भी इस बात को कहा कि उनके संपर्क में भी इनके एमपीएलए जा रहे हैं, इनके नेता जा रहे हैं और विभिन्न दलों में संपर्क साध रहे हैं। देखिए, इन जेडीयू में जो है एक निराशा का दौर है। निराशा किस बात से है कि अपना उत्तराधिकारी जो है तेजस्वी यादव को बना रहे हैं और तेजस्वी यादव की पार्टी और जेडीयू जो है एक आमने सामने जो है तोप लेकर खड़ी होती है हमेशा। और ऐसे को जब आप उत्तराधिकारी बनाएंगे तो जो आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस है वो आने मुनासिब है। और जहां तक दूसरी बात है, ये राहुल गांधी जी को अपना नेता चुन बैठे हैं। राहुल गांधी को नेता चुनते ही आज जो जेडीयू के नेतागण हैं, जो कार्यकर्तागण हैं, वो नाराज हो रहे हैं इस बात को लेकर। और आप मुझे बताएं, जो इनके नेता हैं लल्लन सिंह, आपको याद होगा 2017 में इन्होंने मनमोहन सिंह को अप्रोच किया था और तेजस्वी यादव जी के और ये लालू प्रसाद यादव जी का लैंड फॉर जॉब के केस को मुकदमे को दायर करने वाले, इसको एनलाइटन करने वाले लल्लन सिंह जी थे, जो कि जेडीयू के नेता हैं जी। और आप कैसे करें, ये तो बड़ा ही एक अननेचुरल लाइन बनाया ना जी। ये अभी कहते ना एक अननेचुरल लाइन होगा तो ये तो मुनासिब है। ठीक है, लेकिन जिस तरीके से आपके नेता ये दावा कर रहे हैं कि जेडीयू और आरजेडी में फूट पड़ने वाली है, दो धड़ होने वाली है, लेकिन ये बताइए कि क्या बीजेपी के दरवाजे जेडीयू के लिए खुलेंगे, नीतीश कुमार के लिए खुलेंगे? देखिए, जेडीयू के लिए खुलेंगे वो अलग चीज है, क्या नीतीश कुमार जी के लिए खुलेंगे ये अलग चीज है। ये आला कमान तय करेगी कि नीतीश कुमार जी को वापस लिया जाएगा, उनको लिए दरवाजे खुलेंगे या नहीं खुलेंगे। पर इनके अंदर जो फूट है वो सबके सामने है। जो अचानक से जो साल भर बाद जो अपने कार्यकर्ताओं को समय नहीं देते थे, अपने सांसदों को टाइम नहीं देते थे, आज वन ऑन वन कर रहे हैं, ये सारी चीजें सामने है। तेजस्वी यादव को अपना उत्तराधिकारी चुनते ही ये उथल पुथल शुरू हो चुकी है। और साथ में क्या है, ये विलय करने की बात करते हैं, क्या जेडीयू और आरजेडी विलय हो सकता है? खुद नीतीश कुमार जी के कुर्सी पर बात आ रखी है, क्योंकि आरजेडी के साथ ही चाहते हैं कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बने। इनकी सांठगांठ इसी तरीके से हुई थी, कुछ समय तक नीतीश जी रहेंगे, कुछ समय तक जो है तेजस्वी यादव रहेंगे। तो इनके आपस में भी कलह जो बचा हुआ है। ठीक है, जवाब दीजिए इसका राजेश जी। करिश्मा जी, सबसे बड़ी बात है कि हमारे जो बीजेपी के नेताजी विनू जी बोल रहे हैं, पहले तो इनको ये पता होना चाहिए कि बीजेपी का दरवाजा बंद खुलने के बाद क्यों बीजेपी को बाहर किया सत्ता से। बीजेपी नहीं छोड़ा है जदयू को, जदयू को सत्ता से बाहर किया है। इसलिए दरवाजा खोलना या बंद करना आपकी बात नहीं है। हमने आपको हटाया है रातों रात सत्ता, क्योंकि आपने जो जिस तरह से गठबंधन धर्म को निभाने का नहीं है, आप पीठ पर छुरा भोंकने का काम करते हैं। बिहार में भी एक नाथ शिंदे, लेकिन राजेश जी पहले भी आप छोड़कर बीजेपी गए थे और फिर वापस आए थे, पहले भी तो ऐसा ही हुआ था। ऐसा तो नहीं है कि तब बीजेपी ने आपको अलग किया था, तब भी तो आप ही अलग हुए थे और फिर आप वापस भी आ गए थे। मैडम तो नहीं करिश्मा मैडम, ये बताइए कि हम जो है कहाँ गए थे। हमारा जदयू का सरकार है, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं। ये जो कर रहे थे, इसके चलते इनको जिस तरह से सरकार में रह करके आरोप प्रत्यारोप इनके सुशील मोदी जो है, चाहे राजीव प्रताप रूडी हो या अश्विनी चौबे हो या और लोग जो जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप दिन रात सरकार में रह करके किए, उसके बाद हमारे लोजपा से मिल करके ये लोग अपने विधायक को हरवाने का काम किए और हमारे पार्टी में ही फूट डालने के लिए एक जो उस समय शिवसेना टूटी थी, उसी टाइप से एक नाथ शिंदे यहाँ आरसीपी सिंह को बना करके रखे थे लोग। तो इसलिए हम लोग इनको कान पकड़ के इन लोग को खुद बाहर किए और हम नीतीश कुमार जी तो अस्थिर हैं इनको सत्ता में। और ये लोग कौन होते हैं कि हमको कहने के लिए कि हमारा दरवाजा बंद कर रहे हैं। आपके लिए बिहार का सत्ता के लिए आपका दरवाजा बंद हो चुका है। पार्टी आपकी टूटने वाली है, क्योंकि यहाँ जिस टाइप का विवादों का सम्राट चौधरी को आप बनाए हुए हैं अध्यक्ष, उसको लेकर के जितना भी भाजपा कोर टीम है सभी नाराज है, क्योंकि आज के डेट में आप लोग सिर्फ सत्ता का मलाई खाने के लिए आपके पास कोई नैतिकता नहीं रह गया है। आज के डेट में ये दीनदयाल उपाध्याय और श्यामा प्रसाद मुखर्जी या अटल अडवाणी जी का पार्टी नहीं रह गया है। आज के डेट में सिर्फ शाह तानाशाह जो 1 महीना 5 महीना पहले जो आकर के आपके प्रदेश अध्यक्ष हो जा रहे हैं, पहले कहा जाता था बीजेपी संगठन के पार्टी हो गया, आज के डेट में सिर्फ स्वार्थ के पार्टी हो गया, सिर्फ सत्ता और चुनाव लड़ने की पार्टी हो गई है। इसलिए आप लोग नसीहत न दे। और दूसरा बात आप कह रहे थे जिसके साथ आपने गठबंधन किया है उनके बारे में आपने कुछ बोला ही नहीं, उसमें तो ऐसा लग रहा है कि उस पार्टी में सारे लोग दूध के धुले हुए हैं।
नहीं, दूध के दूल्हे में, लेकिन मैडम आज के डेट में कम से कम भाजपा से तो बहुत अच्छा है, क्योंकि भाजपा में तो आज तो जितने भ्रष्टाचारी हैं वो 2 ही जगह है देश में भ्रष्टाचारी, या तो जेल में, इन लोगों को जेल में भेजवा दिया है, नहीं तो भाजपा में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी हो ठीक है। गया। राजेश इसलिए तिवारी इन जी, मैं लोगों को आपके पास आ रही हूँ। भ्रष्टाचार वरिष्ठ करने का हक नहीं पत्रकार बनता है। आरबी उपाध्याय जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। आरबी उपाध्याय जी, आपका स्वागत है। आपसे मेरा यही सवाल है कि इस समय बिहार की राजनीति में जो हो रहा है, क्या आपको लगता है कि एक बार फिर से नीतीश कुमार बीजेपी के साथ गठबंधन कर सकते हैं? क्या एक बार फिर से आरजेडी का साथ छोड़ेंगे? तो आरबी उपाध्याय जी से संपर्क नहीं हो पा रहा, लेकिन बीनू मेनन जी, मैं आपके पास आऊंगी, इसका जवाब दीजिएगा, क्योंकि सीधे तौर पे जो राजेश तिवारी जी कह रहे हैं वो यही कह रहे हैं कि बीजेपी के साथ तो नहीं जाएंगे चाहे कुछ भी हो जाए। देखिए, बहुत अच्छी बात है, बीजेपी के साथ नहीं आए, पर जेडीयू का आपको खुद मालूम है ना। देखिए, अभी बात बड़ी बड़ी कर रहे हैं, ऐसा हुआ वैसा हुआ। इनमें तो एक बात पूछिए, ललन सिंह जी ने ही 2017 में मनमोहन सिंह जी के पास तेजस्वी यादव की फाइल लेके, यादव परिवार का फाइल लेके गए, लैंड